हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो विषय सभी परीक्षाएं, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस या राज्य स्तरीय जो भी परीक्षाएं होती हैं, सब परीक्षाओं के लिए उपयोगी एक विषय जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है, और वह विषय है केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, अगर हम थोड़ा सा इसके प्रावधान की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, एक अधिनियम लाया गया था 1861। 1861 अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसे इंग्लिश में पोर्टफोलियो सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, तो विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है भारतीय संविधान के में 1861 अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। अब बात करते हैं कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री परिषद होता क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा, दो शब्द सुने होंगे आपने। एक शब्द होता है मंत्री परिषद और एक होता है आपका जिसे कहा जाता है मंत्री मंडल। इसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं और इसे कैबिनेट सिस्टम्स कहते हैं। तो सबसे पहले जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है वो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 74 आर्टिकल में है, जबकि जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट सिस्टम होता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में उल्लेखित होता है। अब समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। जो मंत्री परिषद होता है उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहला मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वह मंत्री होता है जो अपने विभाग के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे हमारे शिक्षा मंत्री हैं इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी, वो स्वतंत्र हैं शिक्षा संबंधी निर्णय लेने के लिए। उसके बाद कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए एक मंत्री होता है जिसे राज्य मंत्री कहते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होता है और राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री होता है, डिप्यूटी मिनिस्टर्स। लेकिन यहां पर जो मैंने राज्य मंत्री लिखा है, यहां पर राज्य मंत्री के साथ एक और मंत्रालय होता है। राज्य मंत्री का ही एक भाग होता है जिसे कहते हैं स्वतंत्र प्रभार, इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब अगर कोई मंत्री जिसे स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, अगर कोई राज्य मंत्री जिसे स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, तो इसका मतलब होता है वो कैबिनेट मंत्री के इक्वल हो चुका है। मतलब वो भी अपने विभाग के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं, लेकिन राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार भी होता है जो कैबिनेट मंत्री के इक्वल होता है। अब जबकि मंत्रिमंडल जो होता है उसमें केवल 2 प्रकार के मंत्री आते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री ही आता है, जो अभी मैंने बताया, एक तो कैबिनेट मंत्री आता है, और एक दूसरा इसके साथ स्वतंत्र प्रभार भी जुड़ जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज भी जुड़ जाता है। तो ये था मंत्री परिषद और यह है मंत्रिमंडल। तो आज हम समझते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मंत्री परिषद होता है वो हमारे आर्टिकल 74 में आता है, और आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता व सहयोग के लिए
मंत्री परिषद का गठन किया जाए। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए या राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद बनाया जाए। अर्थात जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का जो पद होता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। अब यहीं पर आपको दो संविधान संशोधन समझने हैं। पहला संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए एक संविधान संशोधन उसके बाद किया गया और वह संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन 1978, 44 अमेंडमेंट 1978। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अर्थात जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देते हैं उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के राष्ट्रपति जी भेज सकते हैं, लेकिन मंत्री परिषद उस पुनर्विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये आपका 44 अमेंडमेंट 1978 में उल्लेखित है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है। तो जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है इसका जो अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं चाहे उनकी नियुक्ति हो, चाहे उन्हें शपथ हो, चाहे उन्हें बर्खास्त हो, सस्पेंड, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उनको शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं और उन्हें बर्खास्त भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन तीनों की तीनों चीजों में पीएम की सलाह ली जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है, चाहे नियुक्ति हो चाहे वो शपथ हो। और जो शपथ होती है वो तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल, जो हमारे संविधान में तीसरी अनुसूची है उसमें ओथ, उसमें शपथ उल्लेखित है और उसी के आधार पे यहाँ पे शपथ होती है। लेकिन पद का आवंटन, लेकिन जो पद बांटते हैं, जो पद बांटता है, तो पद बांटे जाते हैं किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। लेकिन मंत्री पद की नियमावली, जो मंत्री पद के लिए नियम बनाते हैं, नियमावली जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाई जाती है। तो नियुक्ति, शपथ और बर्खास्त तीनों की तीनों चीज राष्ट्रपति से द्वारा की जाती है, लेकिन सलाह पीएम की होती है। पद का आवंटन पीएम के द्वारा किया जाता है, लेकिन मंत्री पद की जो नियमावली है वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती है। और केंद्रीय मंत्री परिषद का सलाह अध्यक्ष जो होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा फैक्ट होता है, अगर हमें मंत्री बनना है तो मंत्री पद की योग्यता, कि भाई मंत्री पद के लिए जरूरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए,
तो मंत्री बनने के लिए सबसे जरूरी है, पहली बात, भारतीय नागरिक हो, भारत का नागरिक होना जरूरी है। और दूसरी बात, संसद के सदस्य हो, मतलब या तो लोकसभा के मेंबर हो या तो राज्यसभा के मेंबर हो, दोनों में से किसी भी सदन के मेंबर हो तो आप मंत्री बन सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है, या आप नोट करके लिखेंगे, ये भी हो सकता है अगर संसद के सदस्य नहीं है, संसद के सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकते हैं, तो भी मंत्री बन सकते हैं। अगर आप संसद में मेंबर्स नहीं है तब भी आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। लेकिन आप तभी अपने पद पर बने रहेंगे अगर आप 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा में चुनाव जीत कर आ जाओ या तो राज्यसभा में चुनाव जीत कर आ जाओ, तब जाकर आप मंत्री पद पर बने रहेंगे। तो ये योग्यता है, भारत के नागरिक होना चाहिए, संसद के सदस्य हो, और अगर नहीं हो तो तब भी बन सकते हो, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर या तो लोकसभा के मेंबर बन जाओ या तो राज्यसभा के मेंबर बन जाओ। तो ये है आपके मंत्री पद की योग्यता। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, और वो आता है अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 का पार्ट 3 में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द लोकसभा ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिम्मेदार होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम मंत्री परिषद के खिलाफ अगर हम अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं या करवा देते हैं लोकसभा में, तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सामूहिक जिम्मेदारी थी। और इसी में कहा गया है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी, जो मंत्री परिषद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो राष्ट्रपति के प्रति होती है, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सामूहिक जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अंतिम प्रावधान ये है कि आखिर मंत्री कितने बन सकते हैं। हमने चाहे कैबिनेट मंत्री पढ़ा, राज्य मंत्री पढ़ा, स्वतंत्र प्रभार पढ़ा या उप मंत्री पढ़ा, तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसके अंतर्गत कुल सीटों का 15%, चाहे लोकसभा में हो केंद्रीय मंत्री परिषद, टोटल सीटों का 15%, या विधानसभा में हो तो टोटल सीटों का 15% जो है, राज्य में अगर मंत्री बनना है वहां पे भी 15% है और केंद्र में मंत्री भी 15% है। तो इस तरह से कुल सीटों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। और जो अंतिम प्रावधान जो मंत्री परिषद से जुड़ा होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका आर्टिकल 88 में। अब अनुच्छेद 88 एक ऐसा आर्टिकल्स है जिसमें कि 2 चीजें आती हैं, 2 प्रावधान है। एक अटॉर्नी जनरल के लिए भी उल्लेख है, महान्यायवादी जिसे कहते हैं, भारत का कानूनी सलाहकार केंद्र सरकार का, और एक मंत्री पद के लिए भी यहाँ पर एक उल्लेख हुआ है, और वो ये है कि मंत्री संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं। मतलब जो मंत्री बनते हैं वो दोनों सदन, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन
लेकिन मतदान उसी सदन में करेंगे, उसी सदन में करेंगे जिसके वह सदस्य होते हैं, जिसके वह सदस्य होते हैं। मतलब मतदान अगर लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में करेंगे, और राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में करेंगे, और मतदान वहीं पर होगा। तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 88 में उल्लेखित है। तो आज हमने बहुत आसानी से समझा पहले कि मंत्री परिषद आर्टिकल 74 में आता है, सेंट्रल की बात कर रहा हूं, केंद्रीय मंत्री परिषद। और भारत में 1861 अधिनियम के अंतर्गत विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है? 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट, राज्य, उप मंत्री। आपका मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभारी। स्वतंत्र प्रभारी मैंने समझाया कैबिनेट मंत्री के इक्वल होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वैसे स्वतंत्र प्रभारी भी स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से आज का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है केंद्रीय मंत्री परिषद, और मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आया होगा। और हम आगे भी क्लासेस इसी तरह से आपके लिए लेकर आएंगे। अब भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पूरा समग्र ज्ञान आपको दिया जाएगा जीएस का। ऐसे बने रहें और जरूर कमेंट कीजिएगा, अपनी सलाह दीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो मन में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास देता है, अच्छा लगता है, और वो आत्मविश्वास आगे आने के लिए मदद करता है। ऐसे बने रहें आदि सर की क्लास में। अगर अभी तक आपने चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और मेरा पूरा का पूरा यही एक लक्ष्य है कि आपको मैं जीएस का कंप्लीट पैकेज पीसीएस लेवल तक की परीक्षा तक दे सकूं। चाहे आप छोटी से लेवल की तैयारी करते हैं, चाहे आप अपर लेवल की तैयारी करते हैं, लेकिन मेरा मानना हमेशा यही होता है कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो हमेशा बड़ी सोच, बड़ी सपनों को लेकर तैयारी कीजिएगा। अगर आपका सपना पीसीएस लेवल का अधिकारी बनने का है तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जीवन जीने का तरीका, आपका रहने का तरीका वैसे ही बन जाता है। और आप जिस लेवल जैसे सोच रखोगे, जैसे सोचोगे, आपका जीवन जीने का तरीका वैसे ही बन जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, पूरा दम लगाएं, और मुझे उम्मीद है कि आपका जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।